है एवरीवन। आप सुन रहे हैं कहानी मिलीनियर्स हार्ड हस्बैंड, मेरी यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो या फिर मेरी इस कहानी को पहली बार सुन रहे हो तो फिर आप इसके बाकी के भाग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं कहानी के अगले भाग की तरफ। भाग 20। अपने केबिन में बैठा अविनाश मलिक किसी सोच में उलझे हुए होने के साथ साथ थोड़े गुस्से में भी नजर आ रहा था। दिमाग में भी बस कुछ देर पहले हुई कविता मलिक और आदित्य मलिक की बातें गूंज रही थी, जिसमें आदित्य का बार बार यही कहना था कि इस बार भी उस टेंडर को हासिल करने के लिए उसमें भरे गए सारे डेटा उनके उस बेटे का काम था, जो इस वक्त उनके सामने ना होते हुए भी जैसे उनके सामने ही हो। तो वही कविता मलिक, जिन्होंने अगर इस बात को स्वीकारा नहीं था तो उसे नकारा भी नहीं था। जहाँ उनकी यही बातें शायद अविनाश को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी, तभी उसे उसकी सोच से बाहर खींचते हुए संजीव ने उसके केबिन के गेट को नॉक कर दिया था। एक्सक्यूज़ मी सर, आपने मुझे बुलाया? केबिन के गेट पर खड़े संजीव को एक क्षण एक टक देखते हुए अविनाश ने सामने टेबल पर एक फाइल को रखते हुए कहा, यस संजीव, कम इन। जहाँ उसका इतना कहना था कि संजीव ही आगे बढ़कर ठीक उसके सामने जाकर खड़ा हो चुका था, तभी अविनाश ने आगे कहा, संजीव, इस फाइल को ध्यान से देखकर बताओ कि आज के इस टेंडर के लिए भरे गए सारे डेटा मॉम का अपना खुद का फैसला था या फिर इसके पीछे। आई एम सॉरी सर, मैं कुछ समझा नहीं। जहाँ अभी अविनाश अपनी बातों को पूरा कर ही पाता कि उससे पहले ही संजीव ने नासमझी में उसकी बातों को पूरी तरह से नकार दिया था। लेकिन उसकी इस हरकत पर ना जाने क्यों अविनाश के होठों पर एक हल्की सी हंसी फैल गई थी, जिसे देख संजीव भी थोड़ा घबरा सा गया था। सर, क्या बात है? आरुष कहाँ है संजीव? हंसते हुए चेहरे पर अचानक से एक शक्ति का बादल उठते हुए अविनाश ने कहा, जहाँ इस बार उसकी बातें इतनी सख्त थी कि सामने खड़े संजीव की भौहें सिकुड़ चुकी थी। चेहरे पर हल्के घबराहट के निशान साफ नजर आने लगे थे। सर, आरुष सर तो। अब ये मत कहना संजीव कि तुम्हें आरुष के बारे में कुछ नहीं मालूम। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, इनफैक्ट मॉम को भी काफ़ी अच्छे से मालूम है कि इस वक्त आरुष कहाँ है। इसलिए बेहतर इसी में होगा कि। लेकिन सर, मेरा यकीन कीजिए, मुझे सच में नहीं मालूम कि इस वक्त आरुष सर कहाँ हैं। उस रात बड़े सर के साथ उनका झगड़ा हुआ था, उसके बाद बड़े सर ने। जस्ट स्टॉप इट डैम इट। जितना तुमसे पूछा जा रहा है सिर्फ उतना ही जवाब दो, क्योंकि मुझसे होशियारी दिखाने का नतीजा क्या होगा शायद अभी तुम्हें अंदाजा नहीं है। इस बार अपने जबड़ों को भींचते हुए अविनाश ने काफ़ी गुस्से में कहा था। तो वही संजीव के चेहरे पर भी अब तक एक घबराहट साफ नजर आने लगी थी। लेकिन इसके आगे उन दोनों में से कोई कुछ कहता उससे पहले ही उनके बीच गूंजती एक तीसरी आवाज़ ने वहाँ मौजूद उन दोनों को चौंका सा दिया था। तुम्हें जो भी पूछना है तुम मुझसे पूछ सकते हो। इस तरह से अपने एम्प्लॉय के ऊपर जोर जबरदस्ती दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? अचानक से सामने खड़ी कविता मलिक और उनकी बातों को सुन अविनाश थोड़ा सकपका सा गया था। तो वही संजीव का भी कुछ वैसा ही हाल था। तभी कविता के तरफ से खुद के लिए एक इशारा देख संजीव काफ़ी तेजी में तुरंत वहाँ से बाहर निकल गया था, जैसे अगले ही पल कविता अपना फैसला बदले उससे पहले ही वह उन दोनों की नज़रों से काफ़ी दूर हट जाना चाहता हो। तो वही कविता मलिक संजीव के बाहर जाते ही अविनाश के करीब खाली पड़ी एक कुर्सी पर बैठते हुए आगे कहा, तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए था कि इस बार तुम अपने डैड के गुस्से का सामना करने से बच गए, क्योंकि आज के टेंडर के लिए तुमने जो बेसिक अमाउंट की डिटेल्स भरी थी उसके हिसाब से इस बार का वो टेंडर किसी भी हाल में हमें नहीं मिलने वाला था। और उसके बाद आदित्य का गुस्सा किस रूप में तुम्हारे ऊपर बरसता, इस बात से अब तक तुम अनजान नहीं हो। सॉरी, आई एम सॉरी मॉम। वो मुझे बस आरुष की फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि उसका गुस्सा भी बिल्कुल डैड के गुस्से की तरह ही है।
इसलिए मुझे उसकी बस फिक्र हो रही थी, और शायद इसलिए ही उसकी फ़िक्र करने की बजाय फ़िलहाल तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी के बारे में सोचना चाहिए, जो अगले महीने तुम्हारे डैड तुम्हें सौंपने वाले हैं। इस वक्त तुम्हें उसके काबिल बनकर दिखाना चाहिए, ना कि इन सब फालतू के बातों में। और आरुष, मॉम, उस कुर्सी पर जितना अधिकार मेरा है उतना ही उसका भी है। आखिरकार वो भी आपका ही बेटा है, अपना सगा खून और मेरा सगा भाई है। फिर आप इस तरह से अपने सगे बेटे के साथ नाइंसाफ़ी कैसे होने दे सकती हैं? इस बार अविनाश भी अपनी कुर्सी पर वापस से बैठते हुए काफ़ी नरमी से कहा था। तो वही कविता मलिक, जिनके चेहरे पर भी इस वक्त हल्की मुस्कुराहट थी, अपनी जगह पर वापस से खड़े होते हुए कहा, उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम बस उस कुर्सी पर बैठने के काबिल बनो। बाकी मैं किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दे सकती। जो उस कुर्सी का असली हकदार होगा वही उस कुर्सी पर बैठेगा भी, और उसे उसका हक भी मिलेगा। इतना कहते हुए कविता मलिक उस केबिन से बाहर निकल गई थी, लेकिन पीछे रह गया अविनाश, जिसके चेहरे पर अब तक नरमी साथ में हल्की मुस्कुराहट थी। वो गायब होते हुए वहाँ एक शक्ति और अगले ही पल उन पर एक गुस्से की लकीरें से खिंच गई थी, जिसके साथ ही अविनाश टेबल पर रखे एक पेपर वेट को उठाते हुए उतने ही गुस्से में जमीन पर पटक दिया था, जो टुकड़ों में बंटते हुए चारों तरफ फैल चुके थे। शाम का वक्त। आयत की स्पोर्ट्स कार को माहेश्वरी विला के बाहर खड़ा करते हुए आयांश माहेश्वरी विला के अंदर गया ही था कि सामने खड़ी सुलोचना और बसंत अवस्थी को देख उसके कदम अपनी जगह पर ही अटक कर रह गए थे। तो ही उन दोनों को खुद की तरफ मुस्कुराते हुए देख आयांश को अब तक यह भी एहसास हो चुका था कि इस वक्त जो भी हो, आयांश के लिए उनके इरादे ठीक नहीं हैं। खासकर उन दोनों को खुद के तरफ ही बढ़ते हुए देख उसे अपनी सोच पर यकीन भी हो चुका था। तभी सुलोचना चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए बोली, अरे जमाई राजा, आप आ गए? जी, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। एक नज़र खुद के पीछे की तरफ देखते हुए आयांश ने भी काफ़ी जल्दबाजी में जवाब दिया था, लेकिन उसकी बातों को सुन इस बार सुलोचना ठहाके लगाते हुए बोली, झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन जमाई राजा आप भी थोड़े मजाकिया किस्म के इंसान निकले। और इसके साथ ही सुलोचना ने उसके बाजुओं पर भी एक चपत लगा दिया था, जिसे ऐसा करता देख आयांश की भौहें तन चुकी थी, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही सुलोचना उसके बाजुओं को पकड़ते हुए बोली, अरे ये क्या, आप कितने दुबले पतले बिल्कुल कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, जैसे आप अपने खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं देते। चलिए माना कि अब आप शादीशुदा हैं, आपका ख्याल रखने के लिए आपकी पत्नी है, लेकिन ये बाकियों के केस में होता है, क्योंकि आपकी पत्नी पत्नी धर्म तो क्या, कोई भी धर्म निभाने की आदी नहीं है, इसलिए उससे कोई उम्मीद करना भी समझ लीजिए कि बेकार ही है। और आयांश के बाजुओं को पकड़ उसे डाइनिंग एरिया की तरफ खींचते हुए आगे बोली, आइए चलिए, आपकी पत्नी ना सही, लेकिन आपकी माँ समान ये मौसी आपको आज अपने हाथों से खाना परोसेगी, और अब से हर रोज़ आपके खाने पीने की जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी। लेकिन डाइनिंग टेबल पर बैठे जगदीश माहेश्वरी को देखते ही आयांश के कदम अपनी जगह पर ही अटक गए थे। जैसे सामने जगदीश माहेश्वरी को बैठा हुआ देख वह उनके सामने बैठने में संकोच कर रहा हो। तो वही जगदीश माहेश्वरी एक नज़र उसे ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए खुद ही उसे बैठने का इशारा कर दिया था। बैठो, मैं भी तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारे बारे में जानना चाह रहा था कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खूबी है जिसे देखते ही मेरी पोती ने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया था। जहाँ इस बार जगदीश माहेश्वरी की इन बातों को सुन आयांश के चेहरे पर अनायास ही एक तिरछी मुस्कान फैल चुकी थी, और अगले ही पल वह तुरंत जगदीश माहेश्वरी के ठीक सामने ही बैठ गया था। लेकिन अभी भी वो बिल्कुल शांत था, जिसे कुछ क्षण तक ऐसे ही एकटक देखने के बाद जगदीश माहेश्वरी ने सुलोचना से खाना परोसने का इशारा करते हुए कहा, देखने से तो तुम किसी बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखते हुए मालूम होते हो। जिस ढंग से तुम्हारा ये पहनावा रहन सहन है, उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम कोई अनाथ या बेघर इंसान हो। लेकिन आयांश अभी भी बिना कुछ कहे चुप था।
जिसे देख जगदीश माहेश्वरी ने आगे कहा, देखो, मुझे नहीं मालूम कि तुमने मेरी मासूम सी भोली आयु को कैसे फंसाया है कि वह इतना बड़ा फैसला करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन ये बिल्कुल मत समझना कि उसकी तरह मैं भी ना समझ हूँ। मेरे आँख और कान दोनों हर वक्त तुम्हारे ऊपर ही रहेगी। जिस दिन तुम मुझे जरा सा भी गलत करते हुए नजर आए, तुम्हें इस घर से और अपनी पोती की जिंदगी से बाहर फेंकने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। इतना कहते हुए जगदीश माहेश्वरी अपनी जगह से खड़े होने के साथ साथ वहाँ से आगे बढ़ गए थे। तो वही आयांश, जो काफ़ी खामोशी के साथ अभी भी अपनी जगह पर शांत बैठा था, उन्हें बस जाते हुए देख रहा था कि तभी सुलोचना एक तिरछी हंसी के साथ हंसते हुए बोली, झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन पिताजी कभी कभी काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, और अपनी लाडली आयु के लिए तो और ज़्यादा। खैर, तुम बैठे क्यों हो, कुछ खाते क्यों नहीं? जिसे सुन इस पर आयांश ने प्लेट के बगल में रखे चम्मच को उठाया ही था कि उसके पास एक मोटा वो भारी लिफाफा पटकते हुए राकेश गुप्ता उसके सामने ही डाइनिंग टेबल पर अपनी दोनों हथेलियों को रखते हुए कहा, गिन लो, जितनी तुम्हारी औकात है उससे कहीं ज़्यादा है, इसलिए इसे उठाओ और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दफ़ा हो जाओ। जहाँ राकेश गुप्ता का इतना कहना था कि अब तक आयांश के बगल में खड़ी सुलोचना और बसंत अवस्थी भी डाइनिंग टेबल के नीचे से अपने लिए कुर्सी खींचते हुए उस पर बैठ गए थे, तो वही आयांश सामने उन तीनों के रवैये और साथ ही राकेश गुप्ता के फेंके उस पैसों के लिफाफे को एक नज़र देखते हुए उसे तुरंत उठा भी लिया था। जिसे देख वह तीनों भी आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हुए हल्का मुस्कुरा दिए थे, जैसे कि उनके मंसूबे अब कामयाब होने वाले हैं। तभी आयांश उस लिफाफे के अंदर रखे उन पैसों को देखते हुए उसे वापस से राकेश गुप्ता की तरफ फेंकते हुए कहा, मेरी औकात इससे कहीं ज़्यादा है, इतने में मेरा क्या होगा? व्हाट? तेरी तो लगता है यहाँ आकर तू अपनी औकात भूल चुका है। रुक, अभी तुझे। आयांश की बातों को सुन जहाँ राकेश गुप्ता व सुलोचना चौंक सी गई थी, तो वही बसंत अवस्थी गुस्से में अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हुए ही थे कि बगल में ही खड़े राकेश गुप्ता ने उनके कंधों को दबाते हुए उन्हें रोक दिया था। तो वही आयांश, जहाँ अब तक उसकी भौवें भी तन चुकी थीं, कुर्सी के पीछे टेक लगाने के साथ साथ अपना एक पैर दूसरे पैर के घुटनों पर टांगते हुए कहा, ट्रिपल, अब जब बात मेरे औकात पर आ ही चुकी है तो मुझे इसका 3 गुना चाहिए। क्या? जिसे सुन राकेश गुप्ता ने चौंकते हुए कहा था कि एक बार फिर से बसंत अवस्थी गुस्से में तिलमिला उठा था। देख लिया भाई साहब आपने सराफत का नतीजा, मैं तो पहले ही कह रहा था इसे। अभी तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। जहाँ बसंत अभी कुछ कहता उससे पहले ही उसकी बातों को राकेश गुप्ता ने बीच में ही काट दिया था, लेकिन इसके आगे वो कुछ कह पाते उससे पहले ही आयांश ने कहा, 4 गुना, अब मुझे पूरा 4 गुना चाहिए। जहाँ अभी गुस्से में तमतमाए बसंत को राकेश गुप्ता शांत कर ही रहे थे कि तभी बीच में एक बार फिर से आयांश की बढ़ती मांगों को सुन सब चौंक से गए थे। लेकिन एक बार फिर से बसंत अवस्थी गुस्से में कुछ अनाप शनाप कहते और एक बार फिर से आयांश अपनी कीमत बढ़ाता उससे पहले ही राकेश गुप्ता ने कहा, मिल जाएंगे, जितनी तुम्हारी मांग है उतनी पूरी मिलेगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। मंजूर है? बस आप मेरी मांग को पूरा कीजिए और बदले में आपकी मांग को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। इतना कहते हुए आयांश के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। तो वही सामने मौजूद वो तीनों भी आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हुए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल नजर आ रहे थे। तभी सुलोचना वहाँ से आगे बढ़कर अपने कमरे के अंदर गई और वहाँ से पैसों से भरा एक छोटा सा सूटकेस उठा लाई, जिसे एक नज़र खोलकर देखने के बाद राकेश गुप्ता ने सामने बैठे आयांश की तरफ बढ़ा दिया था। गिन लो, जितना कहा था उतने पूरे हैं। ओह, आप तो बड़े अंतर्यामी निकले, मतलब आपको पहले से ही पता था कि मैं आपके इन फेंके हुए पैसों का 4 गुना कीमत डिमांड करूँगा। तभी तो देखिए ना, इधर मेरी डिमांड बढ़ती जा रही थी और उधर ये सूटकेस भी बढ़ता जा रहा था। कहीं आप तीनों के अलावा कमरे के अंदर कोई चौथा भी मौजूद है क्या, जो इस वक्त अपनी शक्ल
तुम्हें पूरे पैसे मिल गए ना? अब अपने मतलब से मतलब रखो और यहाँ से चलते बनो। आयांश की बातों को बीच में काटते हुए राकेश गुप्ता ने काफ़ी सख्ती से कहा था, लेकिन आयांश, जिसके चेहरे पर फैली मुस्कान अभी भी बरकरार थे, सामने पड़े उस सूटकेस को उठाते हुए वहाँ से आगे बढ़ा ही था कि तभी एक बार फिर से राकेश गुप्ता ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, रुको, अपनी जुबान याद रखना, क्योंकि राकेश गुप्ता से गद्दारी कितनी महंगी पड़ती है अभी तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं होगा। जी बिल्कुल, आप अपनी जुबान पे काम रखिए, बाकी मैं तो अपनी जुबान का पक्का हूँ ही। एक बार फिर से तिरछा मुस्कुराते हुए आयांश ने कहा और माहेश्वरी विला से तुरंत बाहर निकल गया था, जिसके पीछे रह गए वो तीनों भी इस बार एक दूसरे की तरफ देखते हुए ठहाके लगाने लगे थे, जैसे उनका मकसद इतनी आसानी से पूरा हो जाएगा उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तभी अपने ठहाकों के बीच में सुलोचना ने कहा, झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यह इतनी आसानी से हमारे जाल में फंस जाएगा। आज तक कोई भी राकेश गुप्ता का बिछाया हुआ जाल नहीं काट पाया है, फिर ये 4 दिन का आया हुआ लड़का मेरी जाल में कैसे नहीं फंसता? सुलोचना की बातों का जवाब देते हुए राकेश गुप्ता ने कहा, और इसके साथ ही माहौल में एक बार फिर से उन तीनों की हंसी गूंज उठी थी। लेकिन इतनी जल्दी जश्न मनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उनकी हंसी को पीछे से रोकते हुए अंजना गुप्ता ने कहा था। जिसे सुन सबकी हंसी तो रुक गई थी, लेकिन शायद अंजना गुप्ता की बातें उन्हें पसंद नहीं आई थी। तभी खुद में बड़बड़ाते हुए सुलोचना ने कहा, लो जी, काली बिल्ली को भी अभी रास्ता काटना था, तो अब प्लान भी क्या खाक सक्सेस होगा? अपनी औकात में रहो सुलोचना, क्योंकि अच्छे अच्छों को उनकी औकात याद दिलाना अंजना के सिर्फ एक चुटकी का काम है। इस बार अंजना गुप्ता के चेहरे पर एक गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जिसे देख बसंत तुरंत अपनी पत्नी का बचाव करते हुए कहा, अरे अरे अंजना भाभी, आप भी कहाँ इस बेवकूफ़ की बातों पर अपना दिल जला रही हैं? इसकी बात छोड़िए, आप आगे बताइए कि अब हमें क्या करना है। वो लड़का तो अपनी मुँह मांगी कीमत लेकर यहाँ से जा चुका है, लेकिन अगर उसने हमसे चालबाजी करने की कोशिश की तो उसके बाद हम क्या करेंगे? अब तो हम तीनों को भी वो जान चुका है, कहीं हमारा दाव हम पर ही भारी न पड़ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा बसंत, और अंजना के रहते तो बिल्कुल नहीं। बसंत की बातों को काटते हुए रंजना गुप्ता ने काफ़ी सख्ती में कहा था। तो वही बाकी भी अब तक उनकी बातों को सुनते हुए शांत लेकिन थोड़े चिंतित भी नजर आने लगे थे। तो उधर दूसरी तरफ अपने बंगले के अंदर सोफे पर बैठा हुआ अक्षत किसी सोच में डूबा हुआ होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी नजर आ रहा था। तभी उससे थोड़ी दूर पर ही बैठी शिवा उसके काफ़ी करीब बैठते हुए उसके कंधे पर अपने सिर को टिका दिया था। व्हाट हैपेंड बेबी? आई नो कि अंकल के जाने के बाद तुम बिल्कुल अकेले पड़ चुके हो, बट डोंट वरी, इसका सोल्यूशन भी मैंने निकाल लिया है। बस तुम्हें मेरे घर आकर मॉम से मेरा हाथ मांगना है और उसके बाद शादी करके मुझे अपने घर लाना है, दैट्स इट। व्हाट आर यू मैड? शादी? वो भी कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो चुका है? जहाँ अभी शिवा ने अपनी बातों को ख़त्म किया ही था कि अक्षत काफ़ी जल्दबाजी में उसे खुद से दूर झटकने के साथ साथ लगभग चीख उठा था। तो वही शिवा भी सोफे पर औंधे मुंह गिरने के बाद तुरंत वापस से सीधे बैठते हुए बोली, जहाँ अब तक शिवा के चेहरे पर भी गुस्से की लकीरें साफ उभर आई थी। पागल मैं नहीं, तुम हो चुके हो। और अभी जस्ट क्या कहा तुमने? शादी? वो भी इसके आगे क्या अक्षत तिवारी? शिवा जस्ट लिसन, मेरा मतलब सिर्फ। अपनी बातों के जवाब में शिवा को भी लगभग गुस्से में ही चीखते देख अक्षत तुरंत नॉर्मल हो चुका था। साथ ही वो अपनी कही हुई बातों को सुधारने की कोशिश करते हुए अभी आगे कुछ कहता उससे पहले ही शिवा अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, नो अक्षत, यू लिसन। ये जो तुम उस आयत के इर्द गिर्द मंडरा रहे हो ना, उसके साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हो ना, जितनी जल्दी हो सके इसे बंद कर दो, नहीं तो इसका अंजाम तुम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। गुस्से में ही अपनी बातों को ख़त्म करते हुए शिवा ने सोफे पर पड़े अपने पर्स को उठाया और एक नज़र गुस्से में ही अक्षत को घूरते हुए उस बंगले से बाहर निकल गई थी। तो वही पीछे रह गया अक्षत भी सोफे पर रखे कुशन को उस रास्ते पर पटकते हुए तिलमिला उठा था, जिस रास्ते से अभी अभी शिवा बाहर गई हुई थी। जैसी माँ वैसी बेटी,
इन्हें करना कुछ नहीं होता है, लेकिन बातें, हाँ, जैसे आज ही अगर ये लोग चाहें तो गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खुद का नया बंगला खड़ा कर दें, लेकिन औकात किसी झोपड़पट्टी में रहने के लायक भी नहीं है। इतना कहते हुए अक्षत के चेहरे पर तिरछी मुस्कान फैल चुकी थी। उसके साथ ही पॉकेट में रखे अपने फ़ोन को निकालते हुए उस पर कुछ देर तक अपनी उंगलियों को लगातार दौड़ाने के बाद एक बार फिर से वह मुस्कुरा उठा था। शादी तो मैं जल्दी करने वाला हूँ और बारात भी माहेश्वरी विला में ही जाएगी, लेकिन दुल्हन दुल्हन शिवा डार्लिंग तुम नहीं, कोई और होगी। और उसके साथ ही माहौल में अक्षत के ठहाकों की आवाज़ गूंज उठी थी। शाम का वक्त। अपने काम से फुर्सत लेकर आयत ने अभी माहेश्वरी विला के अंदर कदम रखा ही था कि सामने हॉल में जगदीश माहेश्वरी के साथ साथ अंजना गुप्ता वो बाकियों को चिंतित देख छड़बड़ के लिए ठिठक सी गई थी, लेकिन अगले ही पल अपने सिर को झटकते हुए वह आगे भी बढ़ गई थी। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, खुद में बड़बड़ाते हुए आयत अभी जगदीश माहेश्वरी के पास से होते हुए आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसे पीछे से रोकते हुए जगदीश माहेश्वरी ने कहा, आयु, एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है। जिसे सुन आयत भी बिना कुछ कहे बस पीछे मुड़ गई थी। तो वही उसके नानू, जिनके चेहरे पर चिंता व घबराहट के भाव के साथ साथ उनकी आंखें भी अब तक छलक आई थी। उसे देख आयत भी थोड़ा घबराते हुए उनके बाजुओं को पकड़ लिया था। नानू, क्या हुआ? आप इस तरह से, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पिताजी की तबीयत थोड़ी देर पहले तक बिल्कुल दुरुस्त थी और आगे भी रहती, बशर्ते तुम इस घर में अपने उस भाड़े वाले पति को ना लाती। तो इस वक्त मौसी, डोंट क्रॉस योर लिमिट। जहाँ आयत की बातों का जवाब देते हुए सुलोचना अभी अपनी बातों को पूरा कर ही पाती कि काफ़ी सख्ती में चीखते हुए आयत ने उनकी बातों को काट भी दिया था। लेकिन इस वक्त सुलोचना भी जैसे शांत बैठने वालों में से नहीं थी। आयत की तरह ही थोड़ी ऊंची आवाज़ में चीखते हुए कहा, चिल्लाओ मत, क्योंकि चिल्लाना मुझे भी आता है। और जब सुलोचना चीखती चिल्लाती है तो उसकी आवाज़ इस विला के अंदर तक ही नहीं, विला के बाहर तक भी गूंजती हुई सुनाई देती है। आयु, वही सुलोचना या फिर आयत इसके आगे कुछ कहते उससे पहले ही साथ खड़ी अंजना ने अपनी हथेलियों के इशारों से उसे रोक दिया था। आयु, आयांश तुमसे, हमसे, यहाँ तक कि इस घर से जुड़े सारे रिश्तों को तोड़कर जा चुका है। व्हाट? ये हाउ इज़ दिस पॉसिबल? जहाँ अंजना ने अभी इतना ही कहा था कि आयत काफ़ी बुरी तरह से चौंक सी गई थी। उसकी हथेलियों के बीच फंसा उसका फ़ोन भी एक आवाज़ के साथ नीचे ज़मीन पर गिरते हुए एक तरफ लुढ़क चुका था। तो वही आयत, जिसकी आंखों में अब तक हैरानी थी, वही अब काफ़ी गुस्से में बोली, बड़ी माँ, बाकियों का तो छोड़िए, एटलीस्ट आप तो। ये सच है मेरी बच्ची, वो लड़का इस घर में सिर्फ चंद पैसों के लालच में आया था, क्योंकि मेरे कहने पर आज राकेश और बसंत ने उसके सामने कुछ पैसे फेंके और वो उन्हें उठाते हुए इस घर से रवाना हो गया। इस बार आयत की बातों को काटते हुए खुद जगदीश माहेश्वरी ने कहा था। तो वही आयत उनकी बातों को सुनते हुए काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। तभी उसके सामने राकेश गुप्ता अपना फ़ोन बढ़ाते हुए कहा, और ये रहा सबूत, क्योंकि ये सब हमने एक प्लान के मुताबिक किया था। इस वजह से हमने उस सीन को पूरा रिकॉर्ड भी कर रखा था, ताकि बाद में जब तुम्हें हम लोग सच्चाई बताएं तब तुम्हें भी हमारी बातों पर यकीन हो जाए। जहाँ इस बार उस वीडियो क्लिप व उसमें आयांश और बाकियों की बातों को सुन आयत के होंठ हल्के कांप उठे थे। यहाँ तक कि आंखों के कोरे पर एक नमी सी ठहर चुकी थी, जैसे उसे आयांश का इस तरह से झूठ बोलना उसे धोखा देना तकलीफ दे रहा हो। लेकिन इसके साथ ही वह इस सच को मानने से इनकार भी कर रही थी। तभी वह राकेश गुप्ता का फ़ोन वापस करते हुए बोली, नानू, ये सच नहीं हो सकता। आयांश आयांश कभी मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, और चीट करना, ये तो कभी सपने भी नहीं हो सकता। आयु, लेकिन यही सच है बच्चा। अगर ये सच ना होता तो फिर तुम सोचो कि सुबह से गायब हुआ इंसान अब तक घर वापस क्यों नहीं आया, या फिर कहीं जाने से पहले वो तुम्हें बताकर गया है कि आज की रात वो घर नहीं आएगा? हाँ? आयत की बातों पर एक बार फिर से जवाब देते हुए
जगदीश माहेश्वरी ने कहा। तो वही एक क्षण के लिए आयत भी किसी सोच में पड़ चुकी थी कि अब वह क्या जवाब दे, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के कोरों पर ठहरी नमी बाहर छलकते हुए होंठ मुस्कुरा दिए थे। आयांश, आयत ने एक धीमी आवाज में कहा और वहां से विला के मेन दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी थी, जिसे देख जगदीश माहेश्वरी के साथ साथ बाकी भी थोड़े हैरान से नजर आने लगे थे। लेकिन अगले ही पल वह सभी काफ़ी बुरी तरह से चौंक गए थे जब उन्होंने देखा कि काफ़ी जल्दबाजी में आगे बढ़ती हुई आयत सामने खड़े आयांश के गले से लग गई थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि किसी ने उनके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। वह सभी अपनी जगह पर ही जम चुके थे। तो वही सामने आयांश के गले से लगी हुई आयत थोड़ी गुस्से से भरे लहजे में कहा, कहाँ चले गए थे तुम? और जाने से पहले एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा था? आज पहली बार आयत को इस तरह से नाराजगी जताते देख, जिसमें खुद के लिए प्यार और चिंता दोनों थी। यहाँ तक कि किसी एक हक के साथ उसे ऐसे बात करते देख आयांश थोड़ा कंफ्यूज था। हमेशा की तरह अपने दोनों हथेलियों को अपनी पैंट के पॉकेट में डाले एक टक बस आयत को ही घूर रहा था, या फिर जैसे इस वक्त विला के अंदर बने माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी आयत ने एक बार फिर से उसका ध्यान खुद की तरफ खींचते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं देते? वो मैं तुम्हारे लिए ये लेने गया था, हल्की धीमी और लहजे में एक नरमी ली आयांश ने कहा, और सामने खड़ी आयत के सामने एक छोटा सा बॉक्स बढ़ा दिया था, जिसे देख सिर्फ आयत ही नहीं उसके पीछे खड़े बाकी भी एक बार फिर से थोड़े चौंक से गए थे। ये बॉक्स, ये क्या है? तभी आयत ने आगे कहा, जिसे सुन अब तक शांत खड़ा आयांश हल्का मुस्कुरा दिया था। एक्चुअली हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन अभी तक मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया था, इसलिए इसे लाने में इतनी देर हो गई। इतना कहते हुए आयांश ने उस बॉक्स को खोल दिया था, जिसके अंदर एक नायाब हीरे से बना सिंगल सॉलिटेयर रिंग को देखते ही आयत के होठों पर हल्की मुस्कान फैल चुकी थी। लेकिन पीछे खड़ी सुलोचना उस रिंग को देखते ही अपने मुंह को हथेलियों से दबा लिया था। तभी आयांश ने अपनी दूसरी हथेली आयत के सामने फैला दिया था, जिसे देख आयत भी मुस्कुराते हुए उसकी हथेलियों पर अपनी उंगलियों को रख दिया था, और आयांश ने बड़े प्यार से उसे वो रिंग उसकी उंगलियों में पहना दिया था, ये कहते हुए कि आज ये रिश्ता मैं दिल से जोड़ रहा हूँ, जिसे चाह कर भी तुम कभी तोड़ नहीं सकती हो और ना ही मैं कभी तोड़ पाऊँगा। जहाँ आयांश की इन बातों को सुनते हुए आयत के होठों से लेकर उसके कानों तक एक हल्की सी मुस्कान फैल चुकी थी, जिसका एहसास शायद उसे कुछ भी खुद भी नहीं था कि अनजाने में ही सही, लेकिन आज उसने आयांश के प्यार को स्वीकार कर लिया है। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।